धर्मपंथी को अब तलवारपंथी बनना पड़ेगा। और ये शासन जो है ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। जब भी कोई देश का पतन होता है वो वहाँ के गद्दारों से होता है। वो जैसे बम बांध के अपने को उड़ा देते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि आपको अल्लाह के पास जाओगे आपको 72 रूरें मिलेंगी। वो कहता है अभी जिंदगी में जो एक गर्लफ्रेंड नहीं थी अब 72 रूरें मिल रही हैं तो मर जाओ, चलो ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत में हूँ आपके साथ दुष्यंत राघव। पिछले लगभग 10 दिनों से पूरे विश्व में एक अजीब सी बेचैनी है और वो बेचैनी है अफगानिस्तान के मुद्दे। अफगानिस्तान से जो दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं, जो दर्दनाक वीडियो आ रही हैं, जो मानवता को कलंकित कर रही हैं, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं और हजारों लोग अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। भारत भी उन सभी परेशानियों से अछूता नहीं है। भारत में भी सैकड़ों लोग अफगानिस्तान को छोड़कर आ रहे हैं और अभी हजारों की लाइन लगी है। भारतीय राजनीति पर अफगानिस्तान के मुद्दे का क्या असर होगा और भारत के लोग क्या मानते हैं अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है, उसके लिए मैं आज नोएडा में मौजूद हूँ और नोएडा के लोगों से बातचीत करूँगा कि आखिरकार उनका क्या मानना है इन सारी घटना के मामले में, उन सारी वीडियो के मामले में। वहाँ से जिस तरीके से लोग भाग कर आ रहे हैं, पहियों पर चढ़ के आ रहे हैं, एरोप्लेन की छत पर बैठ रहे हैं और जिस तरीके की चीज़ें आज पूरे विश्व में चल रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुरेंद्र कुमार धर जी। और अफगानिस्तान के बारे में ये कहना है कि ये एक कट्टरपंथी ग्रुप है और जो औरतों का सबसे ज़्यादा शौकीन है तालिबान, क्योंकि वो उनको काम नहीं करने देता और 10 साल की से बड़ी लड़की काम नहीं करनी चाहिए, तो वो उनका ये है। और फिर किसी की आँख निकाल लेना, किसी को चाकू, लड़की को चाकू मार देना, ये कौन सी बहादुरी है तुम्हारी। और इसका असर पाकिस्तान और तालिबान से मिलकर इंडिया पे ये पड़ेगा कि टेररिज्म यहाँ पे बढ़ जाएगा, ज़रूर बढ़ेगा, ये तो 100%। तो ये चीज़ें जो हैं ये आगे अभी से नहीं रोकी और ये रुकेंगी। जो दिल्ली में बैठा है ना हेड, वो रोकेगा, वो छोड़ेगा। अभी हमने पहले देखा कि फ्रांस में जिस तरीके से चार्ली हेब्दो में कार्टून छपा मोहम्मद साहब का, और उस कार्टून के ऊपर भारत में पूरे IOC की जो वर्ल्ड पूरी इस्लामिक जो कल्चर है, पूरे इस्लामिक जो विश्व है 57 देशों का लगभग, अब तो 58 हो गए हैं, है ना। तो उसमें जगह जगह हमने देखा कि फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुए और भारत में भी उनसे अछूता नहीं रहा। हमने देखा बरेली में, हमने देखा भोपाल में, इंदौर में और बड़े बड़े शहरों में। लेकिन वो जो वर्ग है, एक वर्ग कट्टर मुसलमानों का, बहुत सारे मुसलमान भारत में अमन पसंद भी हैं, जिनकी कभी सोच नहीं रहती कि वो विस्तारवाद की नीति का समर्थन करें, आतंकवाद की नीति का समर्थन करें। जैसे गुजरात का बोहरा समुदाय हुआ, बोहरा समुदाय बड़ा शांतिप्रिय समुदाय है, लेकिन वो कट्टर मुसलमान जो कि फ्रांस के मुद्दे पर लाखों की संख्या में सड़क पे आ जाता है, वो मुसलमान अफगान नागरिकों के अधिकारों का जब हनन हो रहा है, वहाँ से इस तरीके की दर्दनाक तस्वीर आ रही हैं, तो मुसलमान तालिबान का समर्थन क्यों कर रहा है, आम अफगानों का समर्थन क्यों कर रहा है? तालिबान सिर्फ अल्लाह की बात करता है और अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि आप एक दूसरे को मारो, कुरान में कहीं नहीं लिखा। अभी पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा है, हिंदलाज माता का मंदिर तोड़ा जी जी। यहाँ से किसी हिंदू ने कोई आवाज़ नहीं करी, क्योंकि हिंदू पीसफुल कम्युनिटी है। हिंदू धर्म जो है बड़ा शांति प्रिय है जी, कोई वायलेंस नहीं हिंदू धर्म में। तो हिंदू ने जहाँ जिससे झगड़ा किया वहाँ कब्जा भी कभी नहीं किया, ये हिस्ट्री में है, पूरी हिस्ट्री में। तो ये चीज़ें हैं। अब पॉलिटिक्स इतनी, मैं तो पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ें हैं तो थोड़ी सी दिमाग में आती हैं कि जब वहाँ मंदिर टूटा या कोई हिंदू नहीं बोला, वहाँ पे ज़रा मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोला तो पूरे वर्ल्ड में के कुछ थोड़े से कट्टरपंथी उठ खड़े हुए जुलूस लेके जी। तो ये चलता है, ये उनके अंदर तो चलता है जी। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपने जैसे मोहम्मद और वो दूसरे खोल दिए वहाँ पे, उनको शिफ्ट कर दिया अफगानिस्तान में, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात। तो विश्व ये कह रहा है कि आतंकवाद जो है वो, आतंकवाद की सीमाएं जो है वो असीमित हैं। वो आतंकवाद आज भारत भी पहुंच सकता है, वो पाकिस्तान भी पहुंच सकता है, वो जर्मनी पहुंच सकता है, वो फ्रांस पहुंच सकता है, वो और अमेरिका पहुंच सकता है। तो कोई भी उस चीज़ को लेने के, कोई भी इस चीज़ पे ऐतराज़ उठाने का इच्छुक नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बात कही कि अमेरिका ने उसको छोड़ दिया ऐसे, अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि हमने 20 साल तक वहाँ पे अपने संसाधन लुटाए, अपने अरबों खरबों डॉलर वहाँ पे खर्च किया। 20 साल में 3.5 लाख सैनिक हमने तैयार किए, जो कि अन्य नाटो जो सैनिक हैं उनसे भी अच्छे बेहतर तरीके से लड़ना जानते हैं।
3.5 लाख सैनिकों ने मात्र 70,000 तालिबान लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें क्या मानते हैं, क्या कमियां रही? इसमें कमियां यहाँ तो अफगानिस्तान की कमी कहा जाएगा, देखने में तो यही लगता है, लेकिन ये तालिबान के साथ अमेरिका का कोई गुप्त समझौता है जो वहाँ पे काम है। मेरा मानना तो ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है बाबूजी कि जो शासन हिंसा के द्वारा लाया जाता है वो स्थायी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और ये मैं भी यही कहने लगा था इनकी बात पे कि नरमपंथी को अब तलवारपंथी बनना पड़ेगा, और ये शासन जो है ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। आप आज देख लो इस बात, 1 साल इससे, क्योंकि कौन 3 कंट्री सपोर्ट कर रही है, बाकी कोई नहीं। कहाँ से खाना लाएंगे, बच्चों का दूध, दवाई, आपको टेक्निकल चीजें, इलेक्ट्रिकल चीजें वहाँ तो बनती नहीं, बिल्कुल दूसरों से लेते हो ना। आप तो बनी बनाई तोड़ रहे हो, बनी बनाई तोड़ रहे हैं, बनी बनाई तोड़ रहे हो, तो कहाँ से लाओ? और आप तो देख रहे होंगे किस तरीके से उनका पहनने का ढंग, खाने का ढंग, उनका रहने का ढंग, वो और जो तालिबानियों का जो है पुराना 1000 साल बनाना। हाँ, अब पानी की बोतल 2500 रुपए की। अब देखो, तो अभी से जो कमी है तो 1 साल में तो बहुत कमी हो जाएगी, फिर एक दूसरे को काट के। अभी मैंने एक सवाल उनसे पूछा बाबूजी से भारतीय राजनीति पर, या कहें कि अब यूपी में चुनाव आने वाले हैं, भाजपा इस मुद्दे को लेके गरमा रही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स जो रही है वो हिंदू के इर्द गिर्द घूमती है, वो पॉलिटिक्स अब गरमाती जा रही है। वो कह रही है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में कट्टरपंथी लोगों का समूह हावी है, इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत में वो कंडीशन बन सकती है और वो हवा दिखाया जा रहा है। उसको क्या मानते हैं, कह सकती हैं, हो सकती है ये चीजें? जो कट्टरपंथी है ना, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी, नाम नहीं लेना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी जो उनको सपोर्ट कर रही है कट्टरपंथियों को, वही नुकसान उठाएंगे। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बीजेपी को फायदा होने वाला है। बिल्कुल फायदा, 100%, 100% उनको फायदा होने वाला। लेकिन आप देश के बरखिलाफ फायदा कैसे देखते हैं, किस तरीके से बीजेपी को फायदा होगा? देखो, जो ये अभी नरमपंथी और गरमपंथी कह रहे थे ना, है तो सारे हिंदू वोट। अब तो वो कहाँ जाएंगे? वो जो सेपरेटिस्ट है उनकी फेवर में तो नहीं जाएंगे जी। बस ये कहना है आपका। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक भय सताता है लोगों को कि जब अफगानिस्तान से सिख बाहर आ रहे हैं, उनको पलायन करना पड़ रहा है अपना देश छोड़ करके। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 0.2 हो गई या कुछ % हो गई वहाँ पे। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ गया। मैं बैठा हूँ ना। अच्छा, आप कश्मीर से? मैं भी बैठा हूँ ना। 89-90 में जो पलायन करना पड़ा, और जब बोल रहे थे कि इनटॉलरेंस हो गई, ये हो गई, जब कश्मीर से 4.5 लाख कश्मीरियों को भगाया और उनकी बहू बेटियों को बेइज्जत किया, हत्या की गई उनकी, तब इनटॉलरेंस वाले कहाँ गए थे? तब ये लोग जो अवार्ड वापस कर रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? अब क्यों नहीं बोले? 89-90 में क्यों नहीं बोले कि ये ऐसा हो रहा है? तब सब चुप बैठे थे। अवार्ड वापस कर दिए, पैसा खा गए। ये थे जी हमारे, इनको पाला हुआ था किसने, वो आपको भी पता है जी। किसने पाला हुआ था, सबको पता है। ये अवार्ड वापसी गैंग जो था, उसको किसने पाला, ये सबको पता है। आपके मुनव्वराना भी शामिल थे जो कि तालिबान का समर्थन कर रहा है। अब उसके ऊपर मध्य प्रदेश में भी FIR हो गई, यूपी में 3 FIR हुई हैं, तो वो तो अरेस्ट होगा। कंट्री के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी कंट्री के अगेंस्ट बोलेगा वो अरेस्ट होगा, उसके ऊपर केस चलेगा देशद्रोह का। मुनव्वराना कहते हैं बीजेपी का शासन तालिबान से ही बुरा है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि उसकी रोजी रोटी छीनी दी है ना। जिनकी रोजी रोटी छीन गई वो कहेंगे कि इनका शासन बहुत बुरा है। क्या नाम है सर आपका? RK शर्मा जी। शर्मा जी, सारे लोगों के विचार आप सुन रहे हैं, और जिस तरीके से मानवतावादी शक्तियाँ जो हैं, जो कहती हैं अपने आप को, वो सारी शक्तियाँ चुप बैठी हुई हैं, और एक तरफ मानवता जो है बार बार कलंकित हो रही है, लोग गिर गिर के मर रहे हैं। आप जब इन दृश्यों को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तालिबानियों को, एक चाइना है, पाकिस्तान है, तुर्की वगैरह है, रसा है, ये जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और जो यहाँ पहले जो मतलब वो थे ना यहाँ के बादशाह, उनका छोटा भाई भी उस तालिबान से जाके मिल गया, वो भी सपोर्ट कर रहा है तालिबान। अशरफ गनी का भाई है। हाँ, अशरफ गनी का जो भाई है
वो भी अब मतलब इधर मिल गया तालिबान से जाके। लेकिन ये एक तरह से मानवता के दुश्मन है। छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मतलब बुरी तरह से कोड़े से मारते हैं और बहुत अत्याचार करते हैं। तो इसलिए सारे वर्ल्ड को, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सबको इकट्ठा होकर और भारत भी उनके साथ सहायता करेगा। तो इस हिसाब से मतलब सबको मिल के और इनका सामना करना चाहिए और इनका जो है समूल नाश करना चाहिए। लेकिन सर वो वाली कहावत है कि घंटी कौन बांधे, कौन सी कहावत है वो? यही तो बात है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये है समस्या। और अगर सब मतलब सबसे ज्यादा मतलब ये अमेरिका बनता था, अमेरिका ने मतलब अपनी फौज हटा के वहाँ से बहुत बड़ी एक तरह से गलती कर दी अपने स्वार्थ के लिए और मानवता को मतलब उसने शर्मसार कर दिया अपने स्वार्थ की वजह से। और वहाँ स्थिति ये पैदा हो रही है कि खाने तक को कुछ नहीं है। एक प्लेट चावल की कीमत जो है हजारों रुपए में है, 7,500 रुपये। और मतलब खाने पीने की चीज़ें बहुत ही मतलब वहाँ एक तरह से स्केर्सिटी हो गई, उनकी कमी बहुत हो गई और पब्लिक वहाँ बहुत परेशान है। लेकिन अब किसी का भी ध्यान, वैसे लिप सिंपैथी है, वैसे तो कर देते हैं, सिंपैथी है हमें इनसे, लेकिन एक्चुअल फील्ड में जाके कुछ करो तब तो ठीक है। फील्ड में जाके उनकी हेल्प करो तब तो कुछ बनता है, बाकी लिप सिंपैथी से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे देश जो मानवता के रक्षक हैं, सपोर्ट करते हैं मानवता को, उनको एकजुट होके और आगे आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी इंडिया भी वैसे सपोर्ट करने में कम नहीं है, मतलब उनको मानवता के लिए सपोर्ट करता है इंडिया, कभी इनकी मतलब भर्त्सना नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में बैठे हुए कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को इंडिया में ही, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो सपोर्ट करते हैं और जो सही लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मंडल में भी दो गुट हैं एक तरह से। एक चरमपंथी, एक कट्टरपंथी गुट, एक नरमपंथी है और दूसरा नरमपंथी है। तो इसलिए सबको मतलब एकजुट होना चाहिए। लेकिन नरमपंथी गुटों की जिम्मेदारी अब निभानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मुसलमान उन चीजों का विरोध नहीं करेगा जो चीजें गलत हैं, मुसलमान आतंकवाद का विरोध नहीं करेगा, तब तक दूसरा समुदाय कैसे उसके सामने अपनी कमियां हमें अपने आप ही जो सुधार करनी पड़ेगी। लेकिन अब कट्टरपंथी इतने हावी हैं कि नरमपंथियों की चलने ही नहीं दे रहे हैं वो। और कई जगह तो इतने हावी हो जाते हैं कि वो बेचारे नरमपंथी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उनको भी एक ऐसा मतलब समूह बनाना चाहिए कि भाई जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है वहाँ, और उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गलत काम को सही आवाज़ उठाओ और उनको तालिबानों को उनको समझाओ, या तो फिर उनका समूल विनाश करो। ये होना चाहिए। जी होना चाहिए। तालिबान का भारतीय राजनीति पे आप क्या असर मानते हैं कि अभी चुनाव यूपी में आने वाले हैं और जैसे योगी आदित्यनाथ, वो निश्चित रूप से ये कश्मीर में या देश में हमारे यहाँ भी गड़बड़ करेगा। और उसके लिए जो है ना अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। और इंडिया जो है वो सतर्क है वैसे तो, लेकिन फिर भी और ज़्यादा वहाँ मतलब अटेंशन देना चाहिए इस बात को कि ये कभी भी तालिबानी पाकिस्तान और चाइना से मिलके गड़बड़ फैला सकते हैं, उसमें कश्मीर में और दूसरी स्टेट्स में भी। जी इतने सालों से जब तक मैं देखता आ रहा हूँ उसमें एक चीज़ सामने आई है, अफगानिस्तान बहुत एक अच्छा देश नहीं था, आर्थिक रूप से इतना अच्छा नहीं था। विदेशों से सहायता लेके खासकर हिंदुस्तान ने वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट की, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठाने की कोशिश की। ठीक, उनकी वीकनेस के ऊपर जितने भी ये कट्टरपंथी थे, इनको मैं तालिबान ही नहीं कहता, सीधा सीधा उग्रवादी की संज्ञा देता हूँ। इनकी निगाह वहाँ थी पूरे विश्व के अंदर किस किस की कहाँ से हेल्प ली उन्होंने, कहाँ से उनको सहायता मिली। ये सारी 20 सालों से जो चल रहा था उसका नतीजा आज सामने आया है कि कट्टरपंथी वहाँ पे हावी हो गए और उस देश को ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं। जी, हैरानी सब बात ये होती है कि अब धर्म के नाम पे आ जाओ, मुसलमान को क्यों मार रहा है? जब मुसलमान की पिटाई हो रही है, वो मरने लायक है, तो दूसरे मुस्लिम देश में क्यों नहीं जा रहा? सीधी बात, 55, 56, 57 मुस्लिम देश हैं, कहीं उनको शर्म नहीं मिलती मांगने के लिए। चुपचाप बैठा हुआ है। सारे यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा या हिंदुस्तान में आएगा? अब जितने भी सेकुलरवादी कह लो, बुद्धिजीवी वर्ग कह लो, कुछ भी कह लो,
अब उनकी ये होती है कि किसी ना किसी तरह से इनको भारत में शरण दी जाए। क्यों दी जाए भारत में शरण? पूरे विश्व के अंदर इतने देश हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं विचार होता? जी। इनका मेन उद्देश्य क्या है? शरिया कानून लाओ, मुस्लिम कानून लाओ। तो उनको सिर्फ अफगानिस्तान ही मिला, क्योंकि अफगानिस्तान वीक देश था और वहाँ पे अमेरिका ने क्या किया उसके ऊपर आजकल बहुत प्रतिक्रिया हो रही है, उसका क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कितने सालों से ये चल रहा है, सबको कुछ ना कुछ मालूम था, पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं था। जी। आज पूरे विश्व के अंदर ये बात आ गई है, इसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी सीधा सीधा होता है। हर कंट्री में होता है, खासकर जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है। अब उसको बोल देते हैं जी विशेष समुदाय। विशेष समुदाय क्यों बोलते हो भैया? सीधा सीधा बोलो, विशेष समुदाय हिंदुस्तान में कौन है? कोई नहीं है, विशेष समुदाय कोई नहीं है। सबका नाम लो जिसका लेना है, सीधा नाम लो उनका। हिंदुस्तान के अंदर ये लोग कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। और ये कब्जा बाहर से लोगों का नहीं, अंदर के गद्दारों की सपोर्ट से होगा। जी। तालिबान एक दिन में अफगानिस्तान में नहीं घुसा। वो जब भी घुसा, अंदर के कितने गद्दार उसके साथ थे। वो तालिबानी सोच का समर्थन करने वाले लोग एक दिन में नहीं बने, एक दिन में नहीं बने, 10 को लग जाते हैं विचारधारा को। अब तालिबान की संख्या जब उन्होंने अटैक की कितनी थी, और वहाँ की फौज की संख्या कितनी थी? बिल्कुल 70,000 लड़ाके थे तालिबान के, जिनके पास ना युद्धक टैंक थे, ना हेलीकॉप्टर थे, ना बड़ी बड़े हथियार थे, और 3.5 लाख की सेना जो कि अमेरिका ने प्रशिक्षित की थी, उस सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 3-4 दिन के अंदर तालिबान वहाँ पे हावी हो गया। हावी हो गया। कैसे हो गया? ये जब भी कोई देश का पतन होता है वो वहाँ के गद्दारों से होता है। जी। अब पूरे विश्व के अंदर इन्होंने वो भेजना शुरू कर दिया। सीरिया में भी, जहाँ तक मैंने पढ़ा अखबारों में, न्यूज़पेपर में, मीडिया से, इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बच्चों की लाशें भेज दी। जी हम मर गए, ये करें, हमें संरक्षण दो, हमें वहाँ पे रहने की जगह दो। और रहने की जगह के लिए आज वो कहते हैं कि देश ही हमारा है। जी। तो इनकी सोची समझी साजिश रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये आग हिंदुस्तान तक कैसे रोकी जाए, इसके ऊपर सबको विचार करना है। भारत में एक मुसलमानों का बल, वो कहता है कि लोकतंत्र होना चाहिए, सेकुलर राष्ट्र हमारा बना रहना चाहिए, हमारे अधिकारों की बात होनी चाहिए, हमारे हक की बात होनी चाहिए, हमारे सम्मान की बात होनी चाहिए। तो भारत में सेकुलर राष्ट्र चाहिए, भारत में लोकतंत्र चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है या जो अफगानिस्तान है, वहाँ पे वो शरिया कानून का समर्थन करेंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनने की खुशी मनाएंगे। ये दोहरा चरित्र जो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो गलत है ना, इन लोगों का जो भी है, चाहे हमारे वहाँ के हैं या बाहर के हैं। हाँ। ये दोहरा ठीक नहीं है। शरिया कानून तो आपको मालूम है क्या चीज़ है। वहाँ बच्चों को मार रहे, उनके आंखें निकाल रहे, उनको पिटाई कर रहे, वो तो उग्रवाद है जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो इनको फेवर कर रहे हैं। तो ये सबको मिलके, जैसे बड़े बड़े देश है और उन वगैरह सब मिलके तब जाके उन पर काबू किया जाए। ठीक है ना। अमेरिका ने कितना सामान वहाँ छोड़ दिया, इसके बारे में लगाओ सारे उनके हाथ लग गया। तो लेकिन सर बात यह है ना कि हर एक कंट्री अपने व्यक्तिगत हितों को देखती है, मानवता को बचाना। वो कहते हैं कि क्या करें, यही लोग कल को आतंकवादी बन जाए तो क्या कहेंगे साहब, है ना। ये लोग अगर कट्टरवादी सोच से ग्रसित हो जाए तो क्या कहेंगे साहब, है ना। जिन लोगों को पनाह दी जाती है वही लोग बाद में कट्टरता के वसीभूत होकर के चीजों करते हैं, तो वो भी एक बड़ा विषय है अपने आप में। वही तो हो जाता है, यही चक्कर है इनका। हाँ। अब ये इसमें क्या हो सकता होगा, ऐसे ही है भाई। उग्रवाद तो उग्रवाद ही है। हाँ। ये तो आप भी जानते, हम भी जानते, सब दुनिया जानते। हाँ। उसका तो खिलाफ होना ही चाहिए, मगर यही है कि एक कंट्री उसको काबू नहीं कर सकती। अब तो वो आ गया, मतलब ये है कि सारे बड़े बड़े देश है, ये मिलके तब जाके उसको कंट्रोल करो, उसके ठिकाने वाला, उसके बिल्कुल उसको ठिकाने लगाना चाहिए। मैं कार्यक्रम के अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहा हूँ और आखिरी कमेंट आपसे लूँगा। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? आखिरी कमेंट से लूँगा बाबू जी से। जो सवाल मैंने उनसे पूछा कि भारत में चाहिए लोकतंत्र, भारत में चाहिए सेकुलर राष्ट्र जो है, मतलब आगे कभी कभी जो बात उठाई जाती है, जो हमारे यहाँ भी जो लोग हैं वो एक वर्ग कहता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो जब जब बात हिंदू राष्ट्र की आती है तब तो उनको चाहिए कि सेकुलर राष्ट्र हमारा बना रहना चाहिए, उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, उनके सम्मान की बात होनी चाहिए। CAA NRC जो उनसे जुड़ा विषय नहीं था, उस पर कितना आप जो चीज़ें देखी वो हमने देखी। लेकिन बाहर के देश जब एक अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो जहाँ लोकतंत्र था वो इस्लामिक राज्य बन जाता है, इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है,
वहाँ पर वो इस्लामिक राष्ट्र बनने की और शरिया कानून की वकालत करते हैं, ये दोहरा जो चरित्र है ऐसे लोगों का, क्या मानते हैं चरित्र जो है? ये जो लोकतंत्र कह रहे हो ना कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, वो तो ठीक है, लोकतंत्र को बहाल करो, लेकिन उसके साथ साथ अंकुश तंत्र भी चाहिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, अंकुश तंत्र भी चाहिए। अंकुश लगाओ। कोई कुछ भी बोल देता है किसी अपने देश के बारे में, नहीं, अगर कोई बोलता है उसको फौरन पकड़ो उसको, ये नहीं कि उसको सीधा जेल में डाल दो, उसकी वो उसको समझाया जाए कि ये चीज अपने देश में रहते हुए, यहाँ का खाते हुए तुम अपने देश के अगेंस्ट बोल रहे हो, ये गलत है। जैसे JNU में हुआ था जी, तो अंकुश तंत्र भी चाहिए लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र के साथ हाँ। में। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि भारत JNU के अंदर भारत टेढ़े टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह नारे लगाए जाते और हैं। कश्मीरियों की हालत जाननी ना आपने, हाँ। तो सेक्टर 34 में मेजोरिटी रह रही है। आपको पता है गिरिजा टिक्कू को स्कूल की प्रिंसिपल टीचर उसको यहाँ से काटा था। वो पावर 100 होता है ना, उससे। ये अमेरिका में रिकॉर्डेड है, एक फोरम में था, रिकॉर्डेड है। और एक रहना, उसके पड़ोसी ने, मुस्लिम पड़ोसी ने कहा कि तू ये इसमें चावल के इसमें छुप जा। वो चावल के बड़े बड़े होते हैं श्रीनगर में, तो वो उसमें छुप गया और उसी ने टेररिस्ट को कहा कि वो उसमें छुपा हुआ। अच्छा, ये आपको सुन के आप जब रात को सोएंगे ना तो ये दिमाग में आएगा, तो आपकी नींद खराब होगी। उसको गोलियां मारी वहाँ उसी में, उसका खून निकला, वो खून वाले चावल बना के उसकी बीवी को खिलाए। जो गंदी बात थी वो ये थी, जो जलील हरकत थी वो ये थी। अब ये आपको जब रात को दिमाग में आएगा ना, आपकी नींद खराब होगी। मेरी भी हुई थी बहुत दिन। ये सेक्टर 34 में जो रह रहे हैं वो बताएंगे कि 600 साल पुराना भैरव मंदिर वहाँ तोड़ा गया था, और ये बाबरी मस्जिद तोड़ी, बाबरी मस्जिद कुछ थी, जो भी था, उसके लिए पूरे इंडिया में बवाल मच गया। ये फर्क है यहाँ। तो यहाँ अंकुश तंत्र चाहिए। जी, देश कुछ भी करो, देश के अगेंस्ट नहीं बोलेगा तो बस। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अगर हाँ। हुआ तो तुरंत उन पे जो है राष्ट्रवाद, राष्ट्र की बात करो तो अंकुश तंत्र की भी बात होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है यहाँ, जरूरी चीज है। हाँ। लेकिन सर, ये जो बात कही आपने जिस तरीके से कि कहा जाता है कि इस्लाम जो है या कोई भी धर्म हो, वो कभी ये नहीं कहता कि आप हिंसा करें, आप दूसरों के दुखों को बढ़ाएं, आप आतंकवाद फैलाएं। तो आखिरकार जो कश्मीर का जो वाक़या आपने सुनाया, ऐसी घटनाएं जो होती हैं, वो मानसिक जो चीज़ होती है लोगों के अंदर, वो कहाँ से पनपती है आखिरकार उन सारी चीज़ों को करने के लिए? वो तो उसके पीछे जिन्होंने किया वो उनका दिमाग नहीं था। उसके पीछे 20-25 आदमी थे जो इस चीज़ को आगे चला रहे थे, औरंगजेब टाइप के इस चीज़ को आगे चला रहे थे, भड़का रहे थे, उनके दिमाग में डाल देते हैं। वो जैसे बम बांध के अपने को उड़ा देते हैं, ऐसे भी लोग हैं जी, कि आपको अल्लाह के पास जाओगे वहाँ 72 हूरें मिलेंगी। वो कहता है अभी जिंदगी में तो एक गर्लफ्रेंड नहीं थी, अब 72 हूरें मिल रही हैं, तो मर जाओ, चलो ऊपर। अब वो मिलती हैं कि नहीं वो अलग बात है। हाँ। तो ये जो दिमाग में डाला हुआ है ना, हाँ। इस चीज़ से हो रहा है। यमन हो, इराक हो, सीरिया हो, हर जगह जो है वो मुस्लिम और मुस्लिम के बीच जो है बात छिड़ी हुई है। हर जगह वो देश बर्बाद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इस्लाम की गलत शिक्षाओं का प्रसार जो हुआ, उसके कारण जो मुस्लिम कंट्री हैं उनमें विवाद होता है, उनमें ये आतंकवाद फैलता है और वो लोग आतंकवादी बनते हैं। क्या जो मुस्लिम कंट्रीज़ के या मुस्लिम समाज के जो सुलझे हुए लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी इस आतंकवाद के समय में नहीं बन जाती कि वो इस्लाम की सही शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाएं, जिससे आतंकवाद खत्म हो सके? क्या मानते हैं? अब किसी भी देश के आंतरिक मामले में वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा बताएंगे, पर बाहर में पूरे विश्व में बैठे लोग ये देखते हैं, जब भी झगड़ा होता है तो किसी मुस्लिम राष्ट्र में ही शुरू होता है और वहाँ से ये झगड़ा निकल के दूसरी कंट्री तक पहुँचता है। इन सब बातों में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वहाँ की लेडीज़ का होता है। हिंदुस्तान में कभी भी कोई लड़ाई जीता हो, पुराना इतिहास आप उठा के देख लो, लड़ाई जीतने के बाद जिस भी राज्य के ऊपर उन्होंने राज किया, कभी वहाँ की किसी औरत को टच नहीं किया, उनको कभी कुछ नहीं।
और ये तालिबान जैसी संस्थाओं का एक ही उद्देश्य होता है, सबसे पहले बच्चों को और औरतों को उठा के ले जाते हैं। ये इनकी मानसिकता कहाँ से बनी, कौन से धर्म में, कौन सी किताब में लिखा है, उसको जरा खंगाल के देखो, खोल के देखो क्या लिखा है वहाँ पे। बाकी मुसलमानों का कंट्रीज़ के अंदर जितना भी विद्रोह होता है, हमें तो सीधा सीधा एक साजिश नज़र आती है। एक गुट उठता है, उनकी आपस के लड़ाई झगड़े की जो भी बात होती है, दूसरे देशों में शरण लेने के बाद अपने ही लोग वहाँ घुसपैठ कराना, उनके बाद घुसपैठ करा के वहाँ पे फिर अपने अलग राष्ट्र की अपने वो वहाँ पे डिमांड करना, ये इनकी सोची समझी चाल नज़र आती है। इसमें मेरे को धर्म वर्म का कहीं कुछ नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के अलग अलग विचार आए और कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि किसी भी तरीके से शांति अफ़गानिस्तान में हो, और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है इस्लामिक वर्ल्ड की। जो 57-58 सदस्य हैं इस्लामिक कंट्री के, OIC की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कम से कम वो आम मुसलमानों की जो चिंता है उसको सामने रखते हुए, उन आम मुसलमानों की चिंता को देखते हुए उनको अपने यहाँ पे शरण दें। और किसी भी तरीके से उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद के सारे स्वरूपों को नष्ट करें, और जो बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म या अच्छा तालिबान या बुरा तालिबान जो भी धारणाएं हैं, उन धारणाओं को ध्वस्त करके एक अच्छे मानवतावादी अफ़गानिस्तान की स्थापना करने में योगदान दें। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का ये मानना है कि भारतीय राजनीति पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। तो जितनी जल्दी इन सारी समस्याओं का पटाक्षेप हो जाए उतनी जल्दी अच्छा रहेगा।